बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ कैरेट क्लास, आज की वीडियो बहुत स्पेशल उनके लिए है जिन्होंने पीएफ कॉलेज सरगोदा के लिए जो है वो अप्लाई किया हुआ है और इस साल वो पेपर दे रहे हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो 100% मिलिट्री कॉलेज जेलम सरगोदा और लोटोपा के साथ। लेकिन उसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो सरगोदा में चूँकि थोड़ा सा आपका सब्जेक्टिव और थोड़ा सा डिफरेंट क्रिएटिव टाइप भी आता है, तो इसलिए जो है ये उसके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है। इसे गौर से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम मैथ के पेपर जो है वो करेंगे। इसी तरीके से मैं अपना जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ फॉर्म में भी ये सारा ले सकते हैं। और जो पहले से ग्रुप में ऐड हैं बच्चे उनको मिल रहा है, जो अब नए बच्चे आएंगे वो वहाँ से इसके नोट्स भी ले सकते हैं, सोल्यूशन पूरा पूरा आप आपका पेपर्स का ले सकते हैं, बाकी रिमेनिंग पेपर जो हैं वो भी ले सकते हैं। क्योंकि सारे पेपर तो करवाए भी नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा पेपर्स हैं, ये सारे करवाए भी नहीं जा सकते। तो इंशाल्लाह ताला अपने ग्रुप में मैं 100 MCQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो हैं 100 MCQs, वो मैं अपने ग्रुप में आज या कल इंशाल्लाह ताला उनको कंपाइल करके पूरी साइंस की बुक में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन बनेंगे MCQs, वो इंशाल्लाह ताला कल तक मैं जो है वो अपने ग्रुप में PDF फॉर्म में दे दूंगा, ताकि सब बच्चे जो है वो उनके पास पहुंच जाए और उसके बाद वो सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद जो है 2 से 3 दिन के बाद मैं उसका सोल्यूशन भी जो है वो भी अपलोड कर दूंगा और या फिर वहाँ पे PDF फॉर्म में दे दूंगा तमाम बच्चों के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है आज का हमारा। देखें क्वेश्चन नंबर 1 देखें। कहते हैं चूज द अप्रोप्रिएट आंसर, इसमें से जो सबसे बेहतरीन आंसर है। क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनके आंसर्स के अंदर आपको 90% कन्फ्यूजन नजर आएगी। आपको लगेगा इसका आंसर ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो बड़े ध्यान से आपने, सबसे ज़रूरी बात, क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है आपने। देखें, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर्स इन रेस्पिरेटरी सिस्टम वाइल इनहेलिंग। आपको पता है कि ब्रीदिंग सिस्टम में 2 हिस्से होते हैं, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग। इनहेल वो जिसमें हम सांस को अंदर की तरफ लेके जाते हैं। जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं, अपना सांस खींच के देखें तो हमारा ये जो डायाफ्राम है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, रिब जो है ना वो केज अपवर्ड आएगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और वहां से हवा जो है वो अंदर की तरफ मूव करेगी। सो इसका जो है वो बी ऑप्शन बनेगा। अब यहाँ पे देखें, इसमें जो है वो है रेज्ड और इसमें है अपवर्ड। कितनी कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, सी नहीं है। देखिए कितना कंफ्यूजिंग है। ठीक है, अब अपनी बुक पढ़ें, बुक के अंदर देखिएगा आप। अब फर्स्ट वन का देखें, इसमें है कि रिब केज रेज्ड, इसमें है रिब केज अपवर्ड। अब इसका जो बेस्ट ऑप्शन है, आंसर है वो बी है। क्योंकि अगर आप अपनी बुक पढ़ें उसमें देखें जरा, लिखा हुआ है रिब केज मूव्स अपवर्ड। ठीक है, रेज नहीं, ऊपर की तरफ, अपवर्ड। तो बी ऑप्शन है, इसका सी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, मेल गैमेट्स ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन। मेल गैमेट्स जो है वो पाए जाते हैं पोलन ग्रेन्स में, पोलन ग्रेन्स में फाउंड पाए जाते हैं वो। डिस्टिलेशन इज अ टेक्निक ऑफ। डिस्टिलेशन जो है वो किस चीज की टेक्निक है। डिस्टिलेशन में सेपरेशन की जाती है। फिल्ट्रेशन भी एक ऐसा ही प्रोसीजर है जिसमें कि सेपरेशन की जाती है, लेकिन जो डिस्टिलेशन है वो एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कि हम जो है वो सेपरेट करते हैं मुख्तलिफ चीज़ें जो वाटर के अंदर डिजॉल्व होती हैं। फिल्टर में और इसमें दोनों में फ़र्क क्या होता है कि फिल्ट्रेशन जो है ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स या जो थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उसके लिए होती है, जबकि जो डिस्टिलेशन है ये डिजॉल्व्ड पार्टिकल्स के लिए होती हैं और उसको हीट किया जाता है, फिर उसको ठंडा किया जाता है, फिर दोनों को लहदा कर लिया जाता है। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन देखें, दैट पॉलीथीन इज अ पॉलीमर। देखें, पॉली का मतलब ही होता है मैनी, जो बड़े लंबे से मिलकर बने होते हैं रिएक्शंस, पॉलीमर्स जो है ना वो पॉलीथीन उसके एग्जांपल। ऑल द फॉलोइंग केमिकल्स चेंजेस एक्सेप्ट।
इसमें से सारी की सारी जो है वो केमिकल चेंजेस हैं सिवाय एक के। देखें, बर्निंग ऑफ पेपर, केमिकल चेंजेस की क्या पहचान है कि हम उनको रिवर्स नहीं कर सकते। तो बर्निंग ऑफ पेपर रिवर्स नहीं होता, कुकिंग ऑफ फूड रिवर्स नहीं होता, रिपनिंग ऑफ फ्रूट नहीं, कटिंग ऑफ वुडन लॉग, जो लकड़ी का टुकड़ा एक बहुत बड़ा काट दिया जाए, ये एक फिजिकल चेंज है। द हीट इन द मेटल रॉड फ्लोज बाय द प्रोसेस ऑफ, कि मेटल रॉड के अंदर जो है वो हीट कर रही होती है ट्रेवल, वो कंडक्शन कहलाती है, जो कि सॉलिड्स के अंदर कंडक्शन होती है और बाकियों के अंदर जो है वो कन्वेक्शन या रेडिएशन का प्रोसीजर होता है। लिक्विड्स में और गैसेस में जो है वो कन्वेक्शन हो रही होती है। नेक्स्ट वन इज इन डेजर्ट मैरिज इज सीन ड्यू टू द विच फिनोमिना, इसमें से कौन से फिनोमिना की वजह से होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें जो है वो है मैराज। मैरिज जो है ये एक ऐसा है कि जिसमें लाइट जो है वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है। अगर आप सड़क पे गर्मियों में बहुत ज़्यादा, यानी कि एक्सट्रीम हीट हॉट डेज हैं, बहुत गर्म दिनों में अगर आप जो है वो रोड पे जा रहे हो सड़क पे, तो आपको दूर से ऐसा लगता है कि यहाँ पे पानी है, लेकिन जब करीब जाएंगे तो वहाँ पे पानी नहीं होगा। ठीक है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है कि जब सनलाइट ऊपर से, सूरज की रोशनी ऊपर से आ रही होती है, तो आने के बाद जो एरिया बिल्कुल ज़मीन के करीब होता है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, क्योंकि जो सॉयल है, जो ज़मीन है, उसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एयर। तो जो ज़मीन है ये गर्म करने पे ज़्यादा गर्म हो जाती है और ठंडा होने पे बहुत ज़्यादा ठंडी। तो लिहाजा दिन के टाइम सूरज होता है, सूरज की वजह से ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो ज़्यादा गर्म होने की वजह से इसको क्या नुकसान होता है कि जैसे ही लाइट एक उस मीडियम से जैसे ही दूसरे मीडियम में आती है, तो वहाँ पे जो है वो बजाय इसके कि वो रिफ्लेक्ट हो, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती है और वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। वो एक मिरर की तरह काम करती है, जैसे मिरर में रिफ्लेक्शन हो रही होती है। इसी तरीके से डेजर्ट्स में भी ऐसा ही होता है कि दूर ऐसा लगता है कि वहाँ पे पानी है कहीं, लेकिन जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे पानी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी सैंडी ट्रैक होता है, सारा सैंड होती है, रेत होती है। तो वहाँ पे भी जब जैसे ही लाइट वहाँ पे जाती है, अपना मीडियम एकदम से चेंज करती है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती होती है। तो वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। नेक्स्ट देखें, विच सेल इन द ब्लड कैन पास थ्रू द कैपिलरी वॉल एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज। ये होते हैं लेकोसाइट्स। लेकोसाइट्स कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स को। ठीक है, ये लेकोसाइट्स होते हैं जो कि बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पैदा करते हैं। जो आपका इम्यूनिटी वाला चैप्टर है उसमें देखेंगे तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा ये। नेक्स्ट, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रिजाइड। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो कहाँ रहते हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होंगे ये दोनों। अब नेक्स्ट देखें, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम द ओरिजिनल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। जो मैक्सिमम होता है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। वेव्स वाले चैप्टर में से आपको पता चल जाएगा इसका। नेक्स्ट देखें, मार्क एज ट्रू फॉल्स। इसमें से कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स हैं ये आपने बताना है। फर्स्ट वन देखें, पल्मोनरी वेन्स वेन हैज़ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो है वो जो वेन्स होती हैं उनके अंदर कौन सा ब्लड होता है, और जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर कौन सा ब्लड होता है, लेकिन ये पल्मोनरी है। ठीक है, तो ये फॉल्स है। तमाम की तमाम वेन्स के अंदर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय पल्मोनरी के, क्योंकि ये वो वेन होती है जो कि ब्लड लेके जा रही होती है टूवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, हार्ट को सप्लाई कर रही होती है, इसलिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रैपिडली इंक्रीज नंबर, फॉल्स। सेक्सुअल नहीं, असेक्सुअल होती है, जो कि यूनिसेलुलर में वायरस बैक्टीरिया और छोटे मोटे में होते हैं, वो बड़ी तेज़ी से होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो पूरा एक गैस्टुलेशन का एक टाइम होता है जिसमें ये होता है सारा। नेक्स्ट, हीलियम इज़ अ रिएक्टिव गैस। बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होती, नॉन रिएक्टिव, ज़ीरो।
गैसेज, नोबल गैसेज में शुमार होती है ये। फोर्स कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग थर्मोमीटर, हीट टेम्परेचर मेजर किया जाता है थर्मोमीटर से, फोर्स नहीं। फोर्स के लिए फोर्स मीटर, स्प्रिंग बैलेंस को ऐसी चीज़ें मालूम की जाती हैं। A pencil partially immersed in water bend due to the reflection of light, no due to the refraction of light। चूंकि रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट वापस आ जाएगी, ये रिफ्रैक्शन है जिस वजह से हल्की सी जो है ना वो टर्न जो है ना वो होती है और उसको रिफ्रैक्शन होती है, रिफ्लेक्शन नहीं। ये गौर से आपने पढ़ना है। बहुत मैंने कहा था कंफ्यूजिंग होता है, जरा आराम से पेपर आपने इसमें पढ़ना है। पेपर करने का टाइम काफ़ी होगा आपके पास, जस्ट आपने जो है वो अपने प्रेशर को एब्जॉर्ब करना है, रिलैक्स रहना है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखें, मार्क फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन देखें, कहते कैक्टस ग्रोज अबव द सॉइल एंड प्रोड्यूसेस, ठीक है। कैक्टस जो है वो ऊपर अबव द सॉइल होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं फूड को, फूड वहां पे ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, प्रिपेयर कर रहे होते हैं अपने लिए। कहते हैं डेजर्ट ग्रासलैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डेजर्ट ग्रासलैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ग्रासलैंड हैबिटेट होता है बेसिकली ये, इसको ग्रासलैंड लिख दें, लेकिन ये पूरा जो है ना वो होता है ग्रासलैंड हैबिटेट। द डैश फॉर्म, कौन सी फॉर्म जो है वो कहलाती है गैशियस, कि गैशियस फॉर्म जो है वो वाटर वेपर की फॉर्म होती है। गैस की फॉर्म में जो वाटर होता है वो वाटर वेपर्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज एनर्जी ऑफ मैटर इन मोशन इज कॉल्ड ड्यू टू द एनर्जी विच इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स की वजह से होती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में अट्रैक्शन की होती है, न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, every body in this universe attract other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। so न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो यही है कि दो बॉडीज हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एक दूसरे को खींच रही होती हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट वन, ये सरगोदा वाले ज़रा गौर से सुन लें इसके बारे में। ये जो है ये डायग्राम है, सरगोदा में मस्ट है कि एक डायग्राम आपको आएगी जो आपने बैलेंस करनी होगी, सॉरी लेबल करनी होगी। कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस के लिए भी आ सकती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। वो भी साइंस के जब जो है वो मॉडल पेपर होते जाएंगे तो उसमें कोई एक ऐसा मॉडल पेपर भी होगा जिसमें आपको इक्वेशन लिखी होगी और आपने उसको कंप्लीट और बैलेंस करना होगा। लेकिन ज़रूरी जो चीज़ है सबसे मस्ट वो ये है कि आपको डायग्राम लेबल करनी आनी चाहिए। आपने सारी डायग्राम्स को अच्छे तरीके से करके जाना है, उनको लेबल करना। डायग्राम्स को देखें, गौर से पढ़ें, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ आपको, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीव, स्टेम, रूट और स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बात रिपीटेडली आई भी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है। हार्ट की पूरी डायग्राम बनाने को तो कम ही आएगी, लेकिन उसको जो है वो लेबल करना लाजमन आपको होना चाहिए, उसके सारे पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा फूड चेन, फूड वेब, उसके डायग्राम्स को भी आपको लेबल करना आना चाहिए। फूड चेन और फूड वेब को जो इंटरेक्शन करनी होगी, एक तरफ बनी होगी, वो कहेंगे इसको फूड चेन को फूड वेब के साथ जो है ना वो करें, तो आपने एरोज लगा के बताना होगा कि ये जो है ना वो प्रीडेटर है, ये प्रे है, और ये जो है वो 2 बार आ रहा है तो इसका मतलब है ये फूड चेन ओवरलैप हो रही है, तो ये जो है वो फूड वेब बन रहा है। ये पूरा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। अब ये वाली डायग्राम जो है वो हमने लेबल करनी है। ये देख लें अपनी बुक पे, पेज नंबर 6, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर वो डायग्राम है ये आपने लेबल करनी है, आपको आनी चाहिए। अब जो जो यहाँ पे है वो डायग्राम से देखकर वो बहरहाल आप लिख देते हैं कि ठीक है। नंबर जो है ना वो 1 पे है क्यूटोसाइल, नंबर 2 वाला जो है ये होता है अपर एपिडर्मस,
ये हमारे अपर एपिडर्मिस है। नंबर 3 पे कौन से थे? ये क्या थे? ये पैलिसेड मेसोफिल्स थे। ये पैजोफिल्ड मेसोफिल सेल्स हैं। उसके बाद नंबर 4 पे ये सारे, ये इतना हिस्सा जो होता है ये वाला जो है वो स्पॉन्जी मेसोफिल होता है। ये इतनी डिटेल के साथ आपकी बुक में गिवन नहीं है बहरहाल। फिर मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ कि आप लोगों ने डायग्राम सरगोदा वालों ने बड़े अच्छे तरीके से करके जानी है। नंबर 5 पे देखें, ये वाले सेल, ये कौन सा होता था? ये सारा जो है वो वेस्कुलर बंडल्स हो गए, ठीक है। उसके अंदर जो है वो जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ये ऊपर की तरफ जो 5 पे है ये जाइलम है, और जो नंबर 6 पे है नीचे उसके साथ आपने पढ़ा हुआ है कि दे रन साइड बाय साइड, कि वो साथ साथ जो है वो चल रहे होते हैं। नंबर 7 पे देखें नीचे, ठीक है। नंबर 7 पे ये नीचे जो है ये लोअर एपिडर्मिस है। अब ये जो सुराख होते हैं, ये जो होल्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं? स्टोमेटा, जहां से वो एक्सचेंज हो रहा होता है। ये 7 इधर कर लें या 7 8 इधर कर लें, ये स्टोमेटा। और साथ में ये गार्ड सेल्स होते हैं जो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट देखें, फर्स्ट वन कहते हैं प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट ऑफ द एटॉमिक मास, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं तमाम तर एटॉमिक मास का, ठीक है। इस बात को जस्टिफाई करें। तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नॉट इलेक्ट्रॉन। दैट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स are responsible for almost all of the atoms mass, ठीक है ना। क्योंकि जो न्यूक्लियस है, दो पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियर पार्ट, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। जो सेंट्रल पार्ट है वो तो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो है ना वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तमाम तर मैस जो होता है वो किसी भी एटम का, वो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का मैस होता है। जो आपने एटॉमिक मैस पढ़ा है पीछे, एटॉमिक मैस क्या है? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। क्या न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन जितने न्यूट्रॉन है सबको जमा कर लेंगे तो उसका मैस आ जाएगा, जिसको एटॉमिक मैस कहते हैं। तो यहां पे उसने क्या है? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सो द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बड़ा गौर से क्वेश्चन पढ़ने, जो मैं आपको शुरू से कह रहा हूं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मास ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन साइड द न्यूक्लियस। बिकॉज दे आर प्रेजेंट inside द न्यूक्लियस। फिर आप ऑनवर्ड्स में और भी लिख सकते हैं, एंड ऑल द मास ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एज पर डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास। सो द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखें, आप इसमें एंड में सिर्फ जो है वो ये भी सब ये भी लिख सकते थे, द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज द मोस्ट ऑफ द एटॉमिक मास कम्स फ्रॉम प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, नॉट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स। बस यहाँ तक भी ठीक है। नेक्स्ट देखें, हमने क्या करना है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को कंप्लीट करना है। क्या है कि नेम द एलिमेंट। ये जो एलिमेंट लिखे हुए हैं ने उसका नेम भी लिखा हुआ है और साथ में उनके एटॉमिक मैसेज है। किसी का एटॉमिक मैस है और हमने उसका नेम लिखना है। सबसे पहले है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है ये इसका होता है 27 AMU होता है। वो नाम भी लिखे तो ठीक है, एटॉमिक मैस यूनिट वो रहने दे। 14 किसका होता है? यहाँ पे 14 होता है नाइट्रोजन का। पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर निकाल लें, उसमें पीरियोडिक टेबल पूरा है जिसमें से आपको पता चल जाएगा।
यहाँ से देख सकते हैं आप कि जो उसने पहला गिवन है वो ये गिवन है एल्यूमिनियम, ये रहा 1327, एल्यूमिनियम का 27 है, जो कि हमने मैथ निकालने हैं। ऊपर एटॉमिक नंबर है, नीचे जो लिखे हैं वो एटॉमिक मैथ है। उसने कहा है कि एटॉमिक मैथ कितने होंगे, तो एल्यूमिनियम का हो गया 27। उससे अगला वाला गिवन था 14। यहाँ से देखते हैं कि 14 किसका है। ठीक है, 14 ये देखें नाइट्रोजन का है, 14 नाइट्रोजन का है। ये एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास उसका 14 होता है। तो इस पीरियोडिक टेबल की मदद से आप सारे बाकी जो है ना वो इसको फिल कर लेंगे। नेक्स्ट वन देखें, नियॉन। नियॉन का होता है 20। इसी तरीके से कार्बन 12 होता है, और नाइट्रिक एसिड HNO3 63। अब नाइट्रिक एसिड की कैलकुलेशन देख रहे हैं। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3। अब जब करेंगे तो हाइड्रोजन कितने हैं, 1 प्लस नाइट्रोजन देखें 1 है, तो नाइट्रोजन का भी हमने ऊपर किया, कितना है 14 प्लस ये है 3 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो जब आप इनको 16 को 3 से किया 48 में 14 प्लस किया, फिर उसमें 1 प्लस किया, तो ये 63 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखें, हाउ इज रेस्पिरेशन अ केमिकल प्रोसेस नॉट अ फिजिकल फिनोमिना। कि जो रेस्पिरेशन है वो किस तरीके से एक केमिकल प्रोसेस है, कोई फिजिकल फिनोमिना नहीं है। देखिए कहते हैं कि रेस्पिरेशन है ना, ये केमिकल प्रोसीजर है। कैसे, फूड जैसे कि ग्लूकोज वगैरह। अब ये देखें रेस्पिरेशन के, रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। कैसे, बिकॉज फूड सच एज ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्ट करती है, एंड प्रोड्यूसेस न्यू सब्सटेंसेस। ठीक है, क्या नए बनाती है, न्यू सब्सटेंसेस। अब इसके बाद हम सिंपल सा लिख सकते हैं दैट ग्लूकोज जो रिएक्शन होता है प्लस ऑक्सीजन, ये किस में कन्वर्ट होती है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में। हमारे पास प्लस वाटर प्लस जो है हमारे पास इसमें एनर्जी आती है, जो कि हम मुख्तलिफ काम करने में इस्तेमाल करते हैं। अब देखें नए फॉर्म सब्सटेंसेस बन गए ना, ग्लूकोज ये कार्बोनेट नए बने, तो लिख देंगे सिंस न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म दैट इज व्हाई इट इज अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन फ्लोरीन एंड फॉस्फोरस। अगर आप अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला जो टॉपिक है वो निकालें, या फिर मुझे लेक्चर्स में से देख लें पीछे से, जिसमें कि मैंने ये सारा बयान किया हुआ है। ठीक है, उसमें से आपको पता चल जाएगा कि जो फार्मूला है, अगर हमने न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो फार्मूला होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये बराबर होते हैं मास नंबर, कि जितना मास नंबर होगा माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन की, ठीक है, तो फ्लोरीन का क्या है, सबसे पहले यहाँ पे फ्लोरीन लिख देते हैं। एग्जाम्पल एज इट इज आपकी बुक में गिवन है, 19 मास नंबर है और 9 उसका एटॉमिक नंबर है, तो बाकी जो 10 बचे वो उसके न्यूट्रॉन्स है। ऐसे ही फॉस्फोरस की अगर बात करें, सेम वही वाले आपकी बुक वाले ही एग्जाम्पल हैं। फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस के एटॉमिक मास जो है वो 31 है, एटॉमिक नंबर 15 है, तो ये टोटल 16 बने। तो न्यूट्रॉन्स का नंबर जो है वो फ्लोरीन में 10 और फॉस्फोरस में 16 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहते हैं कि डिफाइन रेडिएशन, राइट इट इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। रेडिएशन क्या है, रेडिएशन कहते हैं द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय विदाउट एनी मटेरियल मीडियम।
कोई मटेरियल मीडियम नहीं होता, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी नहीं हो, डायरेक्ट जो आ जाती है हीट ट्रांसफ़र कर जाती है वो रेडिएशन कहलाती है, जिसकी बेहतरीन मिसाल सनलाइट है। ठीक है ना। सो आप लिख देंगे डिफाइन रेडिएशन द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय रेडिएशंस। ठीक है, विदाउट एनी मटेरियल मीडियम, बगैर किसी मटेरियल मीडियम के। और यूजेस बहुत हैं, सनलाइट हमारे तक जाती है, माइक्रोवेव जाती है, लाइट वगैरह जहाँ तक चली जाती है, ये सारी की सारी जो है ना वो रेडिएशंस की ही एक टाइप होती हैं। साउंड वाले चैप्टर का आप पिछले लेक्चर निकाल लें, जिसमें मैंने एक पूरा एक बताया हुआ है, रोनाल्ड मैकडोनाल्ड इज़ वेरी अगली एक्सेप्ट जेरी। ठीक है ना, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, वो सारी की सारी रेडिएशंस में से ही आप उसमें ले लें। ठीक है, तो यही उनके डेली लाइफ में बेशुमार जो है वो यूजेस वो सारे वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो इसमें सरगोदा के पैटर्न को फॉलो किया गया है। मैक्सिमम आप कह लें कि बस सरगोदा था। इसमें लाजमन जो आपने चीज़ें करनी है वो आपने पहले भी देखा कि इतना कंफ्यूजिंग होते हैं एमसीक्यूज़ कि वो समझ नहीं आती ए आंसर होगा कि बी होगा कि सी होगा, बहुत ज़्यादा मिलते जुलते आंसर्स होते हैं। डायग्राम्स मस्ट करके जानी है आपने। साइड डायग्राम आपको बनाने के लिए तो नहीं आएगी, लेकिन डायग्राम लेबल करने के लिए ज़रूर आएगी कोई एक। और बाकी एमसीक्यूज़ होंगे ज़्यादा, ट्रू फॉल्स वगैरह नहीं आएंगे। हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चूँकि इसी तरीके से डेली बेसिस पे इंशाल्लाह ताला सरगोदा, लोटोपा, मरी, झेलम, हसन अब्दाल, बटरासी, आर्मी बर्न हॉल और सवात, इसके अलावा रेंजर्स कैडेट कॉलेज चक्री में जो है पिंडी, रावलपिंडी, ये इनके इंशाल्लाह ताला पास पेपर जो है वो रूटीन से जिसके भी हैं वो सारे के सारे आपको मॉडल पेपर, पैटर्न पेपर, पास पेपर्स इंशाल्लाह ताला वो एक रूटीन के साथ डेली बेसिस पे इंशाल्लाह ताला अपलोड होती रहेंगी वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।